एक ऐसा नज़ारा सोचकर देखिए। किसी शहर में एक भयानक भूकंप आता है। इमारतें गिर चुकी हैं, सड़कों में दरारें आ गई हैं और बिजली, पानी सब ठप है। और सरकार या प्रशासन एकदम बेबस है। बिल्कुल। और तभी ट्रकों का एक काफिला वहां पहुंचता है, जिसमें खाना, पानी और कंबल भरे हुए हैं। तो लोग तो राहत की सांस ही लेंगे ना। हाँ, लेकिन जब लोग उन ट्रकों से उतरने वाले लोगों को देखते हैं तो एकदम हैरान रह जाते हैं। क्योंकि ये कोई सरकारी अधिकारी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी उंगलियां कटी हुई हैं और जिनके पूरे शरीर पर डरावने टैटू गोदे हुए हैं। ये शहर के सबसे खूंखार गैंगस्टर हैं। और ये कोई हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है, ये तो जापान की एक एकदम असल घटना है। और यही वो अजीबोगरीब विरोधाभास है जो हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। सही कहा आपने। आज हम जापान के उस कुख्यात अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का विश्लेषण कर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया यकूजा के नाम से जानती है। तो इस छाया साम्राज्य को गहराई से समझने के लिए हमने कुछ बहुत ही अहम दस्तावेजों में गोता लगाया है। हाँ, जैसे 2024 की ताज़ा पुलिस रिपोर्ट्स। बिल्कुल। और जापान के बबल इकॉनमी वाले दौर के ऐतिहासिक दस्तावेज। इसके साथ ही संगठित अपराध पर लिखे गए कुछ बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक निबंध भी। और हमारा आज का मिशन ही यही है कि इस बात को डिकोड किया जाए कि कैसे मतलब समाज से बाहर निकाले गए कुछ लोगों ने एक ताश के खेल से शुरुआत की और फिर देखते ही देखते वो सड़क के गुंडों से सूट बूट पहनने वाले आर्थिक गैंगस्टर बन गए। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात जो हम आज समझेंगे वो ये है कि क्यों आज ये सदियों पुराना नेटवर्क लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। और उसकी जगह टोकुरुल्यू नाम का एक ऐसा अदृश्य और नया डिजिटल खतरा ले रहा है जो शायद बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस मानसिकता को समझना होगा जिसने इस संगठन को जन्म दिया। मेरा मतलब है ये कोई आम अपराधी नहीं थे जिन्होंने अचानक से बैंक लूटना शुरू कर दिया हो। हाँ, इनकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। बिल्कुल, इनकी जड़ें 1600 से 1800 के दशक के ईदो काल में बहुत गहराई तक धंसी हुई हैं। उस समय का जो जापानी समाज था वो एक बहुत ही सख्त वर्ग व्यवस्था में बटा हुआ था। मतलब अगर कोई समाज के निचले पायदान पे पैदा हो गया तो बस वो वहीं का होके रह जाएगा। एकदम सही। और यहीं से इन हाशिए पर धकेले गए लोगों ने अपना रास्ता बनाया। ये बात मैंने पढ़ी और मुझे काफी हैरानी भी हुई। हमारे स्रोत बताते हैं कि याकुजा मुख्य रूप से दो समूहों से मिलकर बने थे। पहले तो थे टेकिया, जो मेलों में या सड़कों पर छोटा मोटा सामान बेचते थे। हाँ, और दूसरे थे बाकुटो, यानी जो छुपकर जुआ खेलते थे। ये वो तबका था जिसे मुख्य धारा का समाज देखना भी पसंद नहीं करता था। और यहीं से इनकी पहचान की वो सबसे दिलचस्प कहानी शुरू होती है। वो ताश वाले खेल की बात कर रही है ना आप? हाँ बिल्कुल। उस दौर में बाकुटो जुआरी जापानी ताश का एक खेल खेलते थे। क्या कहते हैं उसे? ओइचोकाबू। ओइचोकाबू। हाँ, इस खेल का नियम ये है कि आपके कार्ड्स का जो आखिरी नंबर होगा वही आपका स्कोर माना जाएगा। मान लीजिए आपके पास 8, 9 और 3 नंबर के कार्ड्स हैं। तो इनका कुल योग हुआ 20 और 20 का आखिरी नंबर है 0। मतलब इस खेल में 8, 9, 3 का जो हाथ है वो सबसे खराब और सबसे बेकार हाथ माना जाता है। एकदम सही। और जापानी भाषा में 8, 9 और 3 को याकू और सा कहते हैं। वहीं से ये शब्द बना याकू सा, यानी याकुजा। अरे वाह, ये तो सच में कमाल है। मतलब उन्होंने उस शब्द को ही अपनी पहचान बना लिया जिसका सीधा सा मतलब था समाज का सबसे बेकार हिस्सा। हाँ, ये मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। जब समाज लगातार ये एहसास दिलाए कि किसी की कोई कीमत नहीं है तो लोग उस अपमान को ही अपना हथियार बना लेते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों ने अपना खुद का एक पैरेलल यूनिवर्स बना लिया हो जहां उनके अपने नियम चलते हैं। बिल्कुल, उन्होंने समाज को ये संदेश दिया कि हाँ, हम तुम्हारे लिए बेकार हैं, लेकिन अब हम अपने नियम खुद तय करेंगे। और उन नियमों को लागू करने का जो तरीका था वो भी तो बेहद खौफनाक था। जैसे वो इरेजुमी वाली प्रथा। मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ कोई फैशन स्टेटमेंट है। नहीं, ये फैशन बिल्कुल नहीं था। पूरे शरीर पर सुइयों से टैटू गुदवाना जिसमें महीनों लग जाते थे और भयानक दर्द होता था।
बाप रे। और वो दर्द दरअसल एक तरह का टेस्ट था। वो टैटू सिर्फ कला नहीं थी, बल्कि एक कसम थी। जो व्यक्ति उस दर्द को सह लेता था, वो साबित कर देता था कि वो संगठन के लिए कुछ भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि एक बार पूरे शरीर पर टैटू बन गया तो कोई भी इंसान किसी आम जापानीज पब्लिक बाथ में नहीं जा सकता। हाँ, वो वापसी का रास्ता ही जला देते थे। मुख्य धारा के समाज से खुद को हमेशा के लिए काट लेते थे। और वापसी के रास्ते बंद करने की बात करें तो वो जो युबित्सुमे वाली प्रथा है, उसका लॉजिक तो मुझे और भी चौंकाने वाला लगा। वो उंगली काटने वाली सजा। हाँ, अगर किसी सदस्य से कोई गलती हो जाए तो उसे अपनी ही छोटी उंगली का सिरा काटकर अपने बॉस को सौंपना पड़ता था। मुझे तो पहले लगा कि ये सिर्फ डराने के लिए दी जाने वाली एक अजीब सी सजा है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसके पीछे का विज्ञान और मनोविज्ञान काफी गहरा है। आपने क्या निष्कर्ष निकाला इस प्रथा का? देखिए, जापानी तलवार, जिसे कटाना कहते हैं, उसको मजबूती से पकड़ने के लिए हाथों की छोटी उंगलियों की पकड़ सबसे अहम होती है। बिल्कुल। तो अगर कोई अपनी उंगली काट लेता है तो उसकी तलवार पकड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है। मतलब अब वो अकेले लड़कर अपनी रक्षा नहीं कर सकता। एकदम सही पकड़ा आपने। उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने बॉस और अपने गैंग पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। ये तो सजा से ज्यादा एक इंसान को हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाने की तकनीक है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। उन्होंने वफादारी को एक शारीरिक मजबूरी में बदल दिया था। लेकिन इन हिंसक और डरावने तरीकों के बावजूद उन्होंने खुद को जनता के सामने कभी एक विलन की तरह पेश नहीं किया। अच्छा, तो वो खुद को क्या कहते थे? वो खुद को निन्क्यो डंटाई कहना पसंद करते थे, जिसका मतलब होता है शिष्ट संगठन। उनका दावा था कि वो तो गरीबों के रक्षक हैं। एक रॉबिनहुड जैसी छवि। हाँ, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। वो सड़क पर जुआ खेलने वाले और सामान बेचने वाले लोग अचानक से देश के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गए? इसका जवाब हमें दूसरे विश्व युद्ध के बाद की उथल-पुथल में मिलता है। युद्ध के बाद जापान पूरी तरह से तबाह हो चुका था। सरकार कमजोर थी, पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं था और ब्लैक मार्केट तेजी से फल फूल रहे थे। और जब भी सिस्टम फेल होता है तो खाली जगह भरने कोई ना कोई तो आ ही जाता है। बिल्कुल। तो यामागुची गुमी नाम का जो गुट है, जो आज भी सबसे बड़ा याकुजा समूह है, उसने काजुओ ताउका के नेतृत्व में इस अराजकता का पूरा फायदा उठाया। मतलब उन्होंने ब्लैक मार्केट को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। हाँ, और बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि वो मनोरंजन जगत में भी घुस गए। दस्तावेज बताते हैं कि 1963 तक याकुजा के सदस्यों की कुल संख्या 1,84,100 पहुंच गई थी। बाप रे, ये तो किसी देश की राष्ट्रीय सेना के बराबर है। हाँ, संख्या बहुत बड़ी थी। और यहाँ आकर कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है। वो बबल इकोनॉमी वाला दौर। बिल्कुल। 1980 के दशक में जब जापान में बबल इकोनॉमी का दौर आया तो पैसा इतना था कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका क्या करें। और यहीं याकुजा ने अपनी तलवारें फेंककर बिजनेस सूट और ब्रीफकेस उठा लिए। मतलब वो केज़ें याकुजा बन गए, जिसे हम आर्थिक गैंगस्टर कह सकते हैं। एकदम सही। और इस कॉरपोरेट दुनिया में घुसने के लिए उन्होंने दो बहुत ही खास हथियार बनाए, जिया गया और सुकाया। जिया गया का कॉन्सेप्ट तो फिर भी समझना आसान है। मतलब ये वो रियल एस्टेट लैंड शार्क थे जो बड़े बिल्डर्स के लिए काम करते थे। हाँ, अगर किसी प्राइम लोकेशन पर कोई पुराना किराएदार घर खाली नहीं कर रहा है तो बिल्डर जागिया को बुला लेता था। और वो आधी रात को जाकर तोड़फोड़ करते, डराते धमकाते और घर खाली करवा लेते। लेकिन वो जो सोकाइया वाला हिस्सा है, हाँ, वो तो मुझे किसी बहुत ही आक्रामक वॉल स्ट्रीट हेज फंड की तरह लगा। हाँ, वो तो एक इंटरनेशनल ब्लैकमेलर का और हेज फंड का मिश्रण थे। ये लोग बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के कुछ शेयर्स खरीद लेते थे ताकि उन्हें शेयर होल्डर मीटिंग में बैठने का कानूनी अधिकार मिल जाए। उसके बाद वो अधिकारियों के काले सच इकट्ठा करते और उन्हें ब्लैकमेल करते। और सुकाइया की सफलता के पीछे जापानी संस्कृति का एक बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे? जापानी समाज में चेहरा बचाना या सार्वजनिक बेइज्जती से बचना सबसे अहम माना जाता है। अगर शेयर होल्डर मीटिंग में कोई सुकाइया खड़ा होकर किसी सीईओ के अफेयर या घपले के बारे में चिल्लाने लगे तो वो कंपनी के लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी होगी। बिल्कुल। और उस सार्वजनिक बेइज्जती से बचने के लिए ये मल्टीनेशनल कंपनियां उन गैंगस्टर्स को चुप रहने के लिए करोड़ों रुपए का भुगतान करती थीं। मतलब सड़क के गुंडे से सीधे कॉर्पोरेट बोर्डरूम के किंगमेकर बन गए ये लोग। और उस पैसे का उन्होंने किया क्या?
वो गोल्फ कोर्स खरीद रहे हैं, कलाकृतियों में निवेश कर रहे हैं। हाँ, स्रोतों में यासुमिची मोर्शिता का भी जिक्र है, जो एक याकुजा सहयोगी था और उसने न्यूयॉर्क के मशहूर क्रिस्टीज ऑक्शन हाउस में एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया था। ये तो ऐसा है जैसे माफिया ने ग्लोबल इकोनॉमी को ही हैक कर लिया हो। ये बात सिर्फ ऑक्शन हाउस तक सीमित नहीं थी। यहीं पर हम उनके वैश्विक वित्तीय अपराधों का वो रूप देखते हैं जो अक्सर छुप जाता है। अच्छा। यकुजा ने वेस्ट सुशो जैसी फ्रंट कंपनियों का इस्तेमाल करके अमेरिका के रियल एस्टेट और फाइनेंशियल मार्केट्स में भारी निवेश किया। उनका नेटवर्क इतना गहरा था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के भाई प्रेस्कॉट बुश जूनियर के साथ होने वाली बिजनेस डील्स तक में उनका नाम सामने आया। प्रेस्कॉट बुश जूनियर, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के परिवार तक इनकी पहुंच हो गई थी। ये सुनकर तो दिमाग ही सुन्न हो जाता है। सोचिए, जब संगठित अपराध अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की जटिलताओं में घुल-मिल जाता है तो उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक तरफ तो ये लोग कॉर्पोरेट जगत को चूस रहे थे, विदेशी संपत्तियां खरीद रहे थे, और दूसरी तरफ हम वापस उसी भूकंप वाले दृश्य पर आते हैं जिससे हमने चर्चा शुरू की थी। हाँ, 1995 का कोबे भूकंप और 2011 की विनाशकारी सुनामी। जब पूरा देश सदमे में था, तब यकुजा के लोग सरकारी एजेंसियों से भी पहले प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री लेकर पहुंच गए थे। बिल्कुल, उन्होंने अपने कार्यालयों को शेल्टर होम में बदल दिया था। लेकिन मुझे ये बात पूरी तरह से समझ नहीं आ रही। जो लोग बोर्ड रूम्स में बैठकर ब्लैकमेल कर रहे हैं और लोगों के घरों में घुसकर कब्जा कर रहे हैं, वो अचानक से मसीहा क्यों बन गए? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। हाँ, क्या ये सच में उनकी वो निन्क्यो मतलब शिष्ट परंपरा थी, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल था? देखिए, अगर आप इसके पीछे की राजनीति और मनोविज्ञान को समझें तो ये दरअसल एक बहुत ही चालाक पीआर स्टंट था। मतलब सिर्फ दिखावा? याकुजा हमेशा से जानते थे कि वो पुलिस की नज़रों में हैं, लेकिन जब आप किसी इलाके में लोगों की जान बचाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, तो वहाँ की स्थानीय जनता कभी भी पुलिस के सामने आपके खिलाफ गवाही नहीं देगी। अच्छा, तो वो पुलिस को अक्षम साबित करना चाहते थे और खुद को समाज का रक्षक। बिल्कुल। जब जनता ही उनका बचाव करने लगे तो पुलिस के लिए उन पर हाथ डालना राजनीतिक रूप से बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था। लेकिन अगर ये सिर्फ एक पीआर स्टंट था, तो भी संकट के समय जिन लोगों की जान बची, उनके लिए तो ये मसीहा ही थे। तो क्या सरकार को ऐसे आपराधिक संगठनों से मदद लेनी चाहिए, भले ही स्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो? ये तो एक बहुत बड़ी नैतिक बहस का मुद्दा है। लेकिन सरकार भी कब तक मूक दर्शक बनी रहती, ने इस पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। वो एंटी बोरियोकोदान एक्ट है ना? हाँ, एंटी बोरियोकोदान एक्ट। बोरियोकोदान का मतलब होता है हिंसक समूह। सरकार ने जानबूझकर यकुजा शब्द का इस्तेमाल बंद कर दिया ताकि उनके साथ जुड़ी वो रॉबिनहुड वाली छवि को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। लेकिन इस कानून की जो सबसे खतरनाक बात थी, जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया, वो ये थी कि उन्होंने यकुजा होने को सीधे तौर पर अपराध घोषित नहीं किया। यही तो सबसे बड़ी रणनीति थी। मतलब अगर कोई यकुजा है तो पुलिस उसे सिर्फ इस बात के लिए जेल में नहीं डालेगी। इसके बजाय सरकार ने उनका आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो जापानी कानून निर्माताओं ने एक बहुत ही अनोखी और घातक रणनीति अपनाई। उन्होंने ये समझ लिया था कि अगर सांप को मारना है तो उसका सिल काटने के बजाय उसकी ऑक्सीजन बंद कर दीजिए। बाप रे। जरा सोचकर देखिए, कोई एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, लेकिन वो बैंक में एक मामूली सा सेविंग अकाउंट भी नहीं खोल सकता। हाँ। और नए नियमों के तहत उनका समाज में जीना ही मुहाल कर दिया गया था। वो अपने नाम पर मोबाइल फोन का कनेक्शन नहीं ले सकते, कोई भी मकान मालिक उन्हें घर किराए पे नहीं दे सकता, यहाँ तक कि उनके बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और अगर कोई आम बिजनेसमैन या नागरिक उनके साथ कोई लेन देन करता हुआ पकड़ा गया तो पुलिस उसका नाम सरेआम अखबारों में छापकर उसे बेइज्जत कर देती थी। इस सामाजिक और आर्थिक नाकाबंदी का असर बहुत भयानक हुआ। जब पैसा आना बंद हो गया तो जो नया खून या युवा इस संगठन में जुड़ते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। हाँ, क्योंकि अब इसमें कोई ग्लैमर ही नहीं बचा था। जहां कभी लाखों सदस्य हुआ करते थे, 2024 की पुलिस रिपोर्ट बताती है कि अब पूरे जापान में केवल 18,800 यकुजा सदस्य बचे हैं। और उनमें से भी ज्यादातर 60 या 70 साल के बूढ़े हैं जो अब पेंशन पर जी रहे हैं या चोरी छुपे छोटा मोटा काम कर रहे हैं। और पैसों की इसी भारी कमी ने उनके अंदरूनी ढांचे को भी पूरी तरह तोड़ दिया। हाँ, 2015 में सबसे बड़े ग्रुप यामागुची गुमीम
में एक बहुत बड़ा विभाजन हुआ था। बिल्कुल। उसमें से एक नया गुट निकला, कोबे यामागुची गुमी। और फिर कुछ समय बाद उसमें से भी एक हिस्सा टूटकर किजुनाकाई बन गया। वर्चस्व की इस लड़ाई में सड़कों पर फिर से खूब खून बहा। ताज़ा खबरों के मुताबिक 2025 में इन गुटों के बीच एक शांति समझौता हुआ है। लेकिन ये शांति कोई जीत नहीं है, ये तो एक तरह से उनका सरेंडर है। हाँ, उनका ढांचा अब पूरी तरह से ढह चुका है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब ठीक हो गया? पर एक सेकंड रुकिए। अगर ऐसा लग रहा है कि यकूजा के खत्म होने से जापान अचानक से एक सुरक्षित स्वर्ग बन गया है, तो हम इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो आखिर इस सबका क्या मतलब है? अपराध दरअसल ऊर्जा की तरह होता है। वो कभी खत्म नहीं होता, बस अपना रूप बदल लेता है। यकूजा के पतन से अंडरवर्ल्ड में जो एक विशाल वैक्यूम बना, उसे अब एक नया और बड़ा खतरा भर रहा है। वो टोकुरियो के बारे में बात कर रही हैं ना आप? बिल्कुल, टोकुरियो। मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि हम एक पारंपरिक माफिया फैमिली के मॉडल से निकलकर सीधे एक गिग इकोनॉमी क्राइम नेटवर्क की तरफ आ गए हैं। एकदम सही। जैसे उबर या स्विगी काम करते हैं ना, कि आपको कोई काम चाहिए, आपने ऐप खोला, काम किया और चले गए। हाँ, टोकुरियो भी तो वैसा है। हाँ, टोकुरियो का जापानी भाषा में मतलब ही है गुमनाम और अस्थिर। यकूजा के पास दफ्तर होते थे, उनके दरवाजों पर उनके गैंग के लोगो लगे होते थे। तो अगर वो कुछ गलत करते थे तो पुलिस को पता होता था कि किस दरवाजे पर जाकर लात मारनी है। बिल्कुल, लेकिन टोकुरियो का तो कोई दफ्तर ही नहीं है। ये डार्क वेब और टेलीग्राम जैसे सुरक्षित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को लालच देते हैं। हाँ, वो युवाओं को रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाते हैं। उन्हें ऑनलाइन स्कैम, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और यहाँ तक कि घरों में घुसकर डकैती करने के छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि अपराध करने वाला युवा उस मास्टरमाइंड को जानता तक नहीं है जिसने उसे काम पर रखा है। मतलब जैसे ही काम खत्म होता है वो पूरा डिजिटल नेटवर्क गायब हो जाता है। हाँ, 2024 की रिपोर्ट के आंकड़े डराने वाले हैं। टोक्यो से जुड़े अपराधों में जापान को 283 बिलियन येन का नुकसान हुआ है। बाप रे, इतना बड़ा नुकसान। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तुलना की जा सकती है। जब हम टोक्यो के इन जटिल वित्तीय और बीमा घोटालों को देखते हैं तो मुझे 1930 के दशक के अमेरिका का एक मशहूर केस याद आता है। वो माइकल मैलॉय और मर्डर ट्रस्ट वाला मामला ना? बिल्कुल। वो कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन उसका टोकुरियो से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन उस तरीके में है जो अपराधी इस्तेमाल करते हैं। माइकल मैलॉय 1930 के न्यूयॉर्क में एक बेघर और शराब का लती इंसान था। हाँ। उसकी ही कुछ जान पहचान वालों ने, जिन्हें बाद में मर्डर ट्रस्ट कहा गया, उन्होंने धोखे से उसके नाम पर कई जीवन बीमा पॉलिसियां ले ली। उनका प्लान ये था कि वो उसे मार देंगे और बीमा का सारा पैसा हड़प लेंगे। और उन्होंने उसे मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया। उसे जहर पिलाया, जमा देने वाली ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया, यहाँ तक कि एक टैक्सी से उसे कुचलवा दिया। लेकिन वो इंसान हर बार बच जाता था। उसे माइकल द ड्यूरेबल कहा जाने लगा था। हालांकि अंत में उन्होंने उसे गैस से मार ही दिया। दुखद है। लेकिन अगर हम उस घटना के पीछे की व्यवस्था को देखें तो अपराधियों ने क्या किया? उन्होंने उस समय की बीमा प्रणाली में मौजूद पहचान के जो लूप होल्स थे उनका फायदा उठाया। बिल्कुल। माइकल मैलॉय के केस ने यह साबित किया कि संगठित अपराध हमेशा सिस्टम की खामियों को खोज ही निकालता है। एकदम सही। आज से 100 साल पहले वो खामी जीवन बीमा के कागजात थे और आज टोकुरियो के दौर में वो खामी हमारे डिजिटल बैंकिंग सिस्टम और पहचान सत्यापन के तरीके हैं। मतलब टोकुरियो आज उसी तरह से डिजिटल युग के लूप होल्स का फायदा उठा रहा है जैसे कभी मर्डर ट्रस्ट ने उठाया था या फिर यकूजा ने सोकाइया के जरिए शेयर होल्डर मीटिंग्स का उठाया था। हाँ, तरीके बदल गए हैं लेकिन अपराध का मूल सिद्धांत बिल्कुल वही है। पहले सिस्टम में सेंध लगाने के लिए हथियारों का और शारीरिक खौफ का इस्तेमाल होता था, और आज उसी काम के लिए डिजिटल एन्क्रिप्शन, फर्जी आईपी एड्रेस और डार्क वेब का इस्तेमाल हो रहा है। यकूजा के वो टैटू और कटी हुई उंगलियां जो उनकी पहचान थी, आज उनकी जगह छुपी हुई ऑनलाइन पहचान ने ले ली है। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जब आप यकूजा के खिलाफ लड़ रहे थे तो आप जानते थे कि आपका दुश्मन कौन है और वो कहाँ रहता है। हाँ। लेकिन जब दुश्मन एक ऐसा कोड है जो पल भर में गायब हो सकता है तो उस पर एंटी बोरियोकुदान जैसा कानून कैसे लगाएंगे? बिल्कुल।
आप उस इंसान का बैंक खाता कैसे फ्रीज करेंगे जिसे आप देख ही नहीं सकते? आज की इस गहन चर्चा में हमने सच में एक बहुत लंबी और अविश्वसनीय यात्रा की है। हमने देखा कि कैसे ईदो काल में ताश के एक बेकार 8-9-3 के खेल से निकले कुछ हाशिए के लोगों ने अपना एक पूरा समानांतर ब्रह्मांड बना लिया। हाँ, हमने यकुजा को सड़कों पर हफ्ता वसूलते देखा और फिर उन्हें कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में सूट पहनकर मल्टीनेशनल कंपनियों को ब्लैकमेल करते हुए भी देखा। हमने प्रेस्कॉट बुश जूनियर जैसे ग्लोबल एलीट्स के साथ उनके कनेक्शन को समझा। और सुनामी के समय उनके राहत कार्यों के पीछे छिपे उस पीआर मास्टर स्ट्रोक को भी डिकोड किया। और शायद सबसे अहम बात जो हमने आज सीखी वो ये है कि कैसे एक सरकार ने किसी संगठन से सीधे बंदूक के दम पर लड़ने के बजाय बहुत ही शांति से उसकी आर्थिक नसों को काट दिया। बिल्कुल बिना गोली चलाए, सिर्फ समाज से बहिष्कृत करके एक सदियों पुराने साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। हाँ, लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, एक वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता। अब टोकुरियो जैसे अदृश्य नेटवर्क्स आ गए हैं। और ये पूरी कहानी एक बहुत ही गहरे विचार की तरफ इशारा करती है। शुरुआत में हमने याकुजा को पहचानने की बात की थी। जब याकुजा अपने दफ्तरों से बाहर निकलते थे तो पूरा समाज उन्हें देख सकता था। उनके पूरे शरीर पे टैटू थे, उनके सूट अलग थे, उनकी चाल अलग थी। वो खतरनाक थे, लेकिन वो सामने थे। हाँ, आप उन्हें देखकर बचकर चल सकते थे। लेकिन आज जब पारंपरिक याकुजा खत्म हो रहे हैं और उनकी जगह टोकुरियो ले रहे हैं, तो क्या समाज सच में पहले से ज्यादा सुरक्षित है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। क्योंकि आज का सबसे खतरनाक अपराधी वो नहीं है जो सड़क पर अपनी कटी हुई उंगली और टैटू दिखा रहा है। बिल्कुल, आज का सबसे बड़ा अपराधी वो युवा हो सकता है जो शायद ट्रेन में बगल वाली सीट पर बैठा हो, जिसने कान में हेडफोन लगा रखे हो, और जो अपने फोन की स्क्रीन पर किसी दूसरे शहर में बैंक लूटने का निर्देश दे रहा हो। अपराध अब सड़कों से गायब होकर जेबों में रखे मोबाइल फोन के अंदर पहुंच गया है। ये एक सोचने वाली बात है कि क्या हमारी आज की ये डिजिटल दुनिया उन भौतिक इलाकों से भी ज्यादा असुरक्षित और डरावनी नहीं हो गई है जिन पर कभी याकुजा का राज हुआ करता था?